इतिहास जनरली बचपन से तो यही पढ़ते आया है, द पास्ट स्टोरी इज कॉल्ड हिस्ट्री। इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानियों को इतिहास कहते हैं। लेकिन ठीक है कि ये सब चीज़ें ऐसा हम पढ़ते थे डिफिनीशन, लेकिन ये 5th 6th तक तो ठीक था। बट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज लाइक एग्ज़ाम, है ना। अभी हम लोग जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो थोड़ा एक ऐसा डिफिनीशन हो, एक ऐसी परिभाषा हो, एक ऐसा परिचय हो, एक ऐसी संकल्पना हो इतिहास पढ़ने की कि लगे कि हम इतिहास पढ़ें तो लगे कि हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये भी पता चले, है कि नहीं। तो और कैसे कहते हैं कि इतिहास जो है कोई एक मतलब ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट सिर्फ नहीं है ना, कला का विषय नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। तो उसकी बात करेंगे तो हम एक ऐसा इसका डिफिनीशन मैं आपको देता हूँ जिससे आपको इसके पूरे कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा, पढ़ने का उद्देश्य के बारे में पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि इतिहास विज्ञान है। ठीक है, तो एकदम पिक्टोग्राफिक मैनर में आप भी वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ कि विभिन्न कालखंडों एवं युगों के राजनीतिक, किसी भी कालखंड में या युग में 4 ही क्षेत्र होता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन 4 क्षेत्रों, किसी भी कालखंड या युग में क्या होता है, 4 ही क्षेत्र होता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। और इन क्षेत्रों में, है ना, इन 4 क्षेत्रों में हम पढ़ते क्या हैं, इन 4 क्षेत्रों में हम पढ़ते हैं विकास, परिवर्तन एवं निरंतरता के तुलनात्मक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। तुलनात्मक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ज़रा समझना, देखो मैं जरा इसको ना डिटेल में समझाऊंगा तो और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमने कहा कि विभिन्न कालखंडों या युगों के 4 क्षेत्रों में ये इन 3 बातों का हम अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं विभिन्न कालखंडों या युगों में, है ना। तो जैसे कि हमने लिया विभिन्न कालखंड ले लिया, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत ले लिया, ठीक है, प्राचीन काल ले लिया, आधुनिक काल ले लिया, और राजनीतिक क्षेत्र हमने पहले चूज़ किया। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या चल रहा था, तो राजतंत्र चल रहा था, है ना, ऑलमोस्ट मोनार्की चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। और अभी जो हम लोग रह रहे हैं आधुनिक काल में, ये काल कौन सा काल है भाई, तो अभी जो राजनीतिक है, राजनीतिक कौन सी राजनीतिक प्रणाली है, तो अभी राजनीतिक प्रणाली है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो राजतंत्र से हो गया लोकतंत्र। तो जब हमने विभिन्न कालखंड में राजनीतिक क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमने पाया कि परिवर्तन हुआ है, मोनार्किकल से हो गया है डेमोक्रेसी, है ना,
राजतंत्र से हो गया लोकतंत्र या प्रजातंत्र, तो तुलनात्मक अध्ययन किया, है ना। फिर उसी तरह से सामाजिक को मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले आप आर्थिक देख लो। तो आर्थिक क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं, हमने दो कालखंड को लिया, ठीक है। एक लिया हमने वैदिक काल को ले लिया, ठीक है, और एक हम कोई भी कालखंड ले सकते हैं जब तुलनात्मक अध्ययन ही करना है ना। तो हमने ले लिया, एक कालखंड लिया हमने वैदिक काल और एक ले लिया मौर्य काल। तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल में क्या चल रहा था। तो वैदिक काल में चल रहा था वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था, गुड्स एक्सचेंज सिस्टम चल रहा था। तुमको मैंने दूध दिया, तुमसे मैंने ऑयल लिया, तुमको मैंने राइस दिया, तुमसे मैंने, है ना, गेहूं लिया। तो है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वैदिक काल में देख रहे थे था बार्टर सिस्टम चल रहा था। लेकिन मौर्य काल में हमें स्पष्ट किस बात का प्रमाण मिलता है, हमें प्रमाण मिलता है मुद्रा प्रणाली का, करेंसी सिस्टम का, क्वाइनेज सिस्टम का, है ना। मुद्रा प्रणाली का हमें स्पष्ट साक्ष्य मिलने लग जाता है ना। स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, लक्षणाध्यक्ष, जो कि मुद्रा व्यवस्था को देखने वाला है। तो मुद्रा प्रणाली, तो हम लोगों ने जब दो कालखंडों के बीच जब तुलनात्मक अध्ययन किया, है ना, वैदिक काल और मौर्य काल में, तो हमने क्या पाया कि आर्थिक विकास हुआ है ना। तो हमें विकास का एग्जाम्पल मिला, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र में अब जरा सा देख लें। सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे कि अब विवाह को ही ले लो। विवाह जो है बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे समाज का। अब विवाह में ही देखते हैं कि जैसे वैदिक काल भी हमने जैसे आपको भी बताया था कि वैदिक काल दो भाग में बटा हुआ है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, है ना। पूर्व वैदिक काल में था एक ही तरह के विवाह देखे जाते थे, है ना। पूर्व वैदिक काल में ऑलमोस्ट एक तरह के विवाह मिलता है, वो था ब्रह्म विवाह। बहुत ही प्रचलित विवाह जो था ब्रह्म विवाह था। लेकिन हम उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बाद देखते हैं कि 8 प्रकार के विवाह का प्रमाण मिलता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो हम लोगों ने जब देखा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में ही जब हमने दो कालखंडों के बीच जब हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, तो हम लोगों ने क्या पाया कि अगेन कह सकते हैं कि परिवर्तन का एग्जाम्पल मिला। अब हम लोग का रह गया एक जो टॉपिक है वो है सामाजिक, एक क्षेत्र रह गया है सामाजिक, और हम अब उदाहरण ढूंढ रहे हैं निरंतरता का, ठीक है। हम उदाहरण ढूंढ रहे हैं निरंतरता का कि जब तुलनात्मक अध्ययन करने में हमें विकास का भी मिल गया, है ना, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन किए तो विकास का पता चला, तुलनात्मक अध्ययन किए तो परिवर्तन का पता चला, है ना, जिसको इतिहास कहते हैं। और अब जरा सा देखिए कि कुछ क्षेत्रों में निरंतरता भी देखी जा सकती है ना। जैसे कि हम लोगों ने जब आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र को चूज़ किया, सामाजिक क्षेत्र, तो सामाजिक क्षेत्र का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कहो, महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, महत्वपूर्ण विषय है, वो है महिलाओं की दशा। तो महिलाओं की दशा, विमेन कंडीशन। तो महिलाओं की दशा के अगर बारे में बात करें तो हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। कैसे कह सकते हैं कि भाई महिलाओं की स्थिति अच्छी थी? क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार था। कैसे कह सकते हैं कि उनको शिक्षा का अधिकार था, है ना, मतलब पूर्व वैदिक काल में, है ना। मैंने बताया ना कि वैदिक काल जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में कहा गया कि भाई महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार था। शिक्षा का अधिकार कैसे कह सकते हैं? बिकॉज हमको बहुत सारे फीमेल स्कॉलर्स, विदुषियों के नाम मिलते हैं, विश्वारा, अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा, बहुत सारे विदुषियों के नाम मिलते हैं, विद्वान स्त्रियों के नाम मिलते हैं। निश्चित रूप से इसलिए मिलते हैं नाम क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार था, है ना, क्योंकि उनको शिक्षा का अधिकार था। उसके साथ ही फिर हम लोग देखते हैं क्या कि उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी थे। हर जो सामाजिक जो भी सामाजिक क्रियाकलाप होते थे उसमें महिलाओं की अनिवार्यता होती थी। अगर सांस्कृतिक
संस्कृति में अगर देखें कि धर्म की बात हो या धार्मिक क्रियाकलापों की बात हो, तो जब तक वाइफ जो है, जब तक पत्नी पूजा में शामिल नहीं होती थी, यज्ञ में शामिल नहीं होती थी, तब तक जो है वह पूजा संपन्न नहीं माना जाता था। तो इसका मतलब उनको सामाजिक सांस्कृतिक महत्ता भी प्राप्त थी, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक जो है उनको महत्व प्राप्त था। और वो राजनीतिक अधिकार के बारे में कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि जो है महिलाएं जो है वह पार्टिसिपेट करती थी, महिलाएं जो है वह हर तरह के, मतलब नहीं हर तरह का, मेरा कहने का है कि राजनीतिक रूप से वह कहाँ पे भागीदारी उनकी दिखती है, जब वो सभा समिति में भी भागीदार बनती थी। तब विमेन्स वेयर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन सभा एंड समिति, सभा समिति में भी वो भागीदारी मतलब भागीदार बनती थी, सभा समिति में भी भाग लेती थी। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि विमेन कंडीशन जो था वो मतलब महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि महिलाओं को मतलब पत्नी को कहा गया है कि जाय देशतम, पत्नी ही गृह है, पत्नी ही घर है। तो ऐसा जाय देशतम कहा गया है ना। अर्ली वैदिक एज में, पूर्व वैदिक काल में पत्नी को कहा गया है जाय देशतम या अर्धांगिनी, है ना, बेटर हाफ। तो कहने का मतलब है कि इन सब बातों से पता चला है कि महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की दशा में गिरावट आना शुरू हो गया, है ना। डिक्लाइन ऑफ वीमेन स्टार्टेड इन लैटर वैदिक एज। महिलाओं की दशा में गिरावट नजर आती है